So in this video we discuss chapter number 8, Africa. Student, I hope you all know on earth we have 7 continents. Out of this, Africa is one. Africa is second largest continent in the world. हमारे अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. 7 में से जो अफ्रीका है वो एक है और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट. So students, what you are going to learn in this chapter, you will learn about the size, location and boundaries of Africa. African continent की size, location, boundaries आप इस chapter में learn करेंगे. Political division अफ्रीका के कौन से हैं वो देखेंगे, प्लस physical features भी इस वीडियो में हम देखेंगे. चलिए तो इंट्रोडक्शन. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और उसके बाद आता है अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट. इट ऑक्यूपाइज मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया. लिसन स्टूडेंट्स, ये अर्थ है तो इस अर्थ पे 71% तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, वाटर मिलेगा. ओनली 29% वी हैव लैंड एरिया एंड आउट ऑफ दैट लैंड एरिया 1/5 इज कवर्ड बाय व्हाट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो ये जो 29% हमारे पास लैंड एरिया है इसका 1/5 किसके पास है, अफ्रीका के पास है. एंशिएंट सिविलाइजेशन का होम है. इट इज़ द होम ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की प्राचीनतम सभ्यता, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो अफ्रीका में ही हुई. इट वॉज रेफर्ड टू एज डार्क कॉन्टिनेंट, पर इसे हम क्या भी बोलते हैं बच्चा, डार्क कॉन्टिनेंट. ठीक है, because very little was known about Africa till middle of the 19th century. 19th century के मिडल तक बच्चा अफ्रीका के बारे में हमें बहुत कम पता था, इसलिए हम इसे क्या भी कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट. समझ में आगे बात. क्या क्या याद रखना है इसमें कि अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट एशिया है और वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है, अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका 1/5 किसके पास है, अफ्रीका के पास है. स्टूडेंट, किसी भी चीज़ के रिगार्ड में हमें कब पता नहीं चलता जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं. ठीक है, तो अफ्रीका के साथ ऐसा क्या था कि मिडल 19th सेंचुरी तक इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया, किसी को कुछ पता नहीं था. तो वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जितने भी ट्रेवलर्स थे या ट्रेडर्स थे वो कभी भी अफ्रीका में नहीं जाते थे. उसके बहुत सारे रीजंस थे. क्या रीजंस थे बच्चा कि एक तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत गर्म क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, मार्च स्टीमिंग है, बहुत लंबे लंबे एरिया में सॉफ्ट लैंड है, मतलब जो दलदल वाला एरिया जहाँ पर अगर आप एक गिर गए तो आप ज़मीन के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, तो मार्च स्टीमिंग थी. वाइल्ड एनिमल बहुत ज़्यादा हैं, कुछ इतने डेंजरस इंसेक्ट हैं जो आपको काट ले तो आपकी डेथ भी हो सकती थी. तो ये सारी चीज़ें मिलके एक्सप्लोरर्स के लिए बहुत टिपिकल बना देती थी इस टास्क को कि वो अंदर तक जाए. अच्छा, उसके बाद जो प्लेट्यूज थे वो स्टीपली राइज करते थे. सपोज करो ये स्लैंटिंग स्लोप होता है, हमें चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इस तरीके से प्लाट्यूज होते थे. स्टीप समझ में आ गया ना, यहाँ पे चढ़ना बहुत आसान नहीं था. स्लैंटिंग स्लोप्स नहीं थे, कहाँ के, प्लाट्यूज के. नेचुरल हार्बर्स नहीं है, बंदरगाह, मतलब नेचुरल हार्बर्स बंदरगाह नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि वहाँ पर आप शिप्स को लैंड करा पाएँ. तो देखो, पहली बात तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, फॉरेस्ट बहुत डेंस है, घना जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं, मार्श स्टीमिंग है, लंबे लंबे एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर दलदली ज़मीन है, बहुत डेंजर इंसेक्ट अवेलेबल हैं. तो ये सब डिस्करेज करते थे कि भाई कोई ट्रैवलर इस फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं जाएगा. फिर जो प्लेट्यूज़ हैं वो स्टीपली राइज करते हैं, नेचुरल हार्बर ही नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो शिप को कहाँ लैंड करोगे. अगर कोई एक्सप्लोरर मैनेज करके अंदर तक चला भी गया तो वो और अंदर इंटीरियर एरियाज़ में ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि रिवर्स नेविगेबल नहीं है. मतलब रिवर्स से आप नेविगेट नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते. दीज बिग स्विफ्ट रिवर्स ड्रॉप डाउन द स्टीप स्लोप ऑफ प्लेट्यू फॉर्मिंग अ ह्यूज वाटरफॉल. अब देखो बेटा, बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज़ी से जो रिवर्स है वो बह रही हैं. बहने के साथ साथ आपको स्टीप प्लेटो मिल जाए तो यहाँ से जो पानी गिरेगा तो उसको वो क्या बनाता है, वाटरफॉल. आई बात समझ में. स्टीप स्लोप्स पे तो बनता है वाटरफॉल, अगर स्लेंटिंग स्लोप होगा तो वाटरफॉल बनेगा ही नहीं. जैसे सपोज करो कोई रिवर किसी प्लेट्यू रीजन से राइज हुई है, बहुत स्विफ्टली तेजी से चली आ रही है और फिर वो जब किसी स्टीप स्लोप से नीचे गिरेगी तो क्या बना देगी, वाटरफॉल
फॉल, और यही रिवर फिर नेविगेशन को बहुत टिपिकल भी बना देती हैं। इस तरीके के फॉल से आप शिप लेके उतरे, धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। तो अभी समझ में आया कि बड़े बड़े वाटरफॉल अफ्रीका में क्यों हैं, क्योंकि जो प्लाट्यूज़ हैं वो स्टीपली राइज करते हैं। देन जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, द बिगेस्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। ये कहाँ पर मिलेगा? नदर्न पार्ट में। अफ्रीका को आप देखोगे ना बच्चा, तो अफ्रीका का शेप कुछ इंडिया की तरह ही है। यहाँ से देखते हैं हम, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो नदर्न पार्ट में ही आपको क्या मिल जाएगा? सहारा डेजर्ट। इट वॉज अनदर ऑब्स्टिकल। सहारा डेजर्ट भी ऑब्स्टिकल से कम नहीं है, दूर दूर तक आपको पानी, जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी नहीं, तो कोई भी वहाँ से अंदर एंटर होके अफ्रीका के अंदर नहीं जा सकता। तो सहारा डेजर्ट भी ऑब्स्टिकल है। कितने ऑब्स्टिकल हैं भाई? डेंजरस इंसेक्ट, स्टीप स्लोप, रिवर्स नेविगेबल नहीं है, बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, सहारा डेजर्ट है। फियर ऑफ डिसीजेस सच एज मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस फर्दर कैप देम अवे। और दूसरी अच्छी बात थी कि यहाँ मलेरिया एक कॉमन डिसीज़ है, क्योंकि ये जो मार्शी लैंड है ना बच्चों, जो दलदली एरिया है, इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। और मॉस्किटो वैसे नहीं होते छोटे छोटे मॉस्किटो, बड़े बड़े मॉस्किटो यहाँ पर होते हैं, और मलेरिया जैसे डिसीज़ बहुत कॉमन है। प्लस एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं टेडसी बोलते हैं, जेडसी बोलते हैं, वो अगर आपको काट ले तो आपको क्या हो जाएगी? स्लीपिंग सिकनेस। इस वजह से आप अफ्रीका के अंदर तक नहीं गए। स्टूडेंट्स, फिर कुछ यूरोपियंस आए, कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर आए, जैसे कि डेविड लिविंगस्टोन, हेनरी मॉर्टन स्टैनली, मोंगो पार्क। ये रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने अफ्रीका को ओपन किया आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। अभी तक हमने देखा ना कि डार्क कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए लोग अफ्रीका के अंदर नहीं जा सकते थे, पर कुछ स्मार्ट, इंटेलिजेंट और करेजियस एक्सप्लोरर लाइक डेविड लिविंगस्टन, हेनरी मॉर्टन स्टैनली, मोंगो पार्क, ये लोग अफ्रीका के अंदर गए और रिस्पॉन्सिबल हुए किस बात के लिए? क्योंकि अफ्रीका को आउटसाइड वर्ल्ड को के लिए इन्होंने ओपन अप किया, खोल दिया। सब्सिक्वेंटली मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ। और जैसे होता है, अगर कोई रिसोर्स रिच प्लेस किसी यूरोपियन कंट्री को मिल जाए तो वो उसे कॉलोनी बनाने में देर नहीं करते हैं। बड़े ही खराब थे, बड़े ही दुष्ट थे यूरोपियन, डच, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो यही होगा आगे की, क्योंकि इन लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया तो इन्हें पता चला कि भाई यहाँ तो डायमंड भी है, यहाँ पर कोल भी है, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कंट्रोल में उस एरिया को ले लिया। यस, तो वही कहानी है कि यूरोपियन नेशन ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। पर आज बच्चा, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, मोस्ट मतलब पूरा अफ्रीका ही इंडिपेंडेंट हो गया है, और आज ये उस कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है जहाँ पर वास्ट एंड डाइवर्स रिसोर्स एंड कल्चर अवेलेबल है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ नोन फॉर इट्स वास्ट डाइवर्स रिसोर्स एंड कल्चर। बहुत वास्ट डाइवर्स रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, कल्चर भी बहुत बढ़िया है। और आज अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट है। बच्चा, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें बना था एक ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो उस ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ही ये था कि कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट करवाना, और उसने ये रोल बहुत अच्छे से निभाया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लोकेशन अगर हम बात करें किसकी? अफ्रीका की, तो पहले तो आप लोग ये याद रखें कि अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट है एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ यहाँ पर मिलेगा आपको अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप और सेवन ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट, ये होती है अर्थ, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। फिर एक लाइन होती है जिसको आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अभी बात समझ में आ गई। तो बच्चा, हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन आएंगी, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 लाइन्स आएंगी, तो जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो 37 नॉर्थ से स्टार्ट होके कहाँ तक फैला हुआ है स्टूडेंट? 35 साउथ तक।
एक बात तो ये खत्म हुई। फिर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो ईस्ट में इसका मैक्सिमम पार्ट, ज़्यादा पार्ट आता है, तो ईस्ट में ये 51 लैटिट्यूड तक है और वेस्ट में ये 17 लैटिट्यूड तक है। ठीक है, चलो, तो ये कहीं इस तरीके से बनेगा। चलो, तो ये मैंने रफली समझाने की कोशिश की, अब आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक बार मैप में देख लेना है। चलो, तो कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका है वो 37 नॉर्थ से स्टार्ट होकर 35 साउथ में ख़त्म होगा। ईस्ट वेस्ट में 17 से स्टार्ट, ईस्ट में 17 से वेस्ट में 17 से स्टार्ट होगा, ईस्ट के 51 तक है। ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई। इक्वेटर पासेस थ्रू ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटर वाली जो लाइन है, जिसको मैंने 0 डिग्री इक्वेटर भी बनाया था, ये वाली लाइन अफ्रीका के मिडिल से जाती है, बीच से जाती है, क्योंकि देखो बिल्कुल आसान है ना, नॉर्थ में 37 से स्टार्ट हो रहा है बेटा और साउथ में 35 पे ख़त्म हो रहा है, तो मिडिल से ही इसको कौन क्रॉस कराए? इक्वेटर। चलो, द इक्वेटर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा और ह्यूमिड होगा। ठीक है, हॉट भी होगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन ऑल्सो पासेस थ्रू इट। तो भाई अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइनें पास होती हैं और प्राइम मेरिडियन चौथी भी पास हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेम द कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर ऑल 4 मेजर लाइन्स पासेस, नेम्ड मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। सो द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। बाकी हमारे इंडिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और नहीं तो कैप्रिकॉर्न होती है और नहीं तो इक्वेटर होती है। और जो अफ्रीका है उसका जो सदर्न मोस्ट टिप है वो है कैप अगलस। ठीक है, पोर्चुगल इसको अगुलियस बोलते हैं और ब्रिटिश अगलस। तो जो कैप अगलस है वो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो इतनी चीज़ें तो आपको लर्न हो जानी चाहिए। 37 नॉर्थ से 35 साउथ तक, 17 वेस्ट से 51 ईस्ट तक, इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, कैंसर भी, प्राइम मेरिडियन भी, सब पास होती हैं हमारे बेचारे अफ्रीका से। और इक्वेटर का पास होना मिडिल से तो ये इंडिकेट करता है कि पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा गर्म होगी, हॉट होगी, ह्यूमिड होगी, क्योंकि जो अपरेंट मूवमेंट होता है सन का बच्चा वो 6 मंथ तो इक्वेटर पे रहता है, 3 मंथ कैंसर पे रहता है और 3 मंथ कैप्रिकॉर्न पे रहता है। मतलब ओवरऑल पूरा अफ्रीका हमेशा गर्मी में ही परेशान रहता है। मतलब समर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होते होंगे। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड। बहुत मतलब सारे साइड से अफ्रीका पानी से सराउंड करता है, पर सिर्फ एक साइड है जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पर एक स्मॉल पेनिनसुला है जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। वो ज्वाइन करता है किसको? अफ्रीका को एशिया से। फिर से बात याद रखना, Africa is almost surrounded by water bodies from all sides. Only one side is left, that is northeast, where Sinai Peninsula is situated, that join Africa to Asia. Okay, चलो, नॉर्थ में अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ ईस्ट में रेड सी है। चलो फिर से, अफ्रीका के नॉर्थ में क्या मिलेगा बच्चों आपको? मेडिटेरेनियन सी। नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगी? रेड सी। इंडियन ओशन ईस्ट में मिलेगा, अटलांटिक ओशन वेस्ट में मिलेगा। चलो फिर से, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ ईस्ट में रेड सी। आप लोग क्या मुझे एक बात बता सकते हो कि कौन सी कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है? नेम द कैनाल विच जॉइन रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। ये कमेंट सेक्शन में मेरा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, इंडियन ओशन ईस्ट में, अटलांटिक ओशन वेस्ट में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका को सेपरेट करती है, किससे सेपरेट करती है बच्चा? यूरोप से सेपरेट करती है। वाइल स्ट्रेट ऑफ बाब एल मानदेव ये सेपरेट करती है एशिया को ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट से।
चलो, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको सेपरेट कर रही है बच्चों? अफ्रीका को किससे सेपरेट कर रही है? यूरोप से सेपरेट कर रही है। पर स्ट्रेट ऑफ बाबल मालदीव ये सेपरेट कर रही है कॉन्टिनेंट को किससे? एशिया से। कहाँ पर? ईस्ट में। दोनों चीज़ें याद रखना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किससे? यूरोप से कर रही है। स्ट्रेट ऑफ बाबल मालदीव किससे कर रही है? एशिया से कर रही है। नेक्स्ट, isthmus of Suez in the north is used to join Africa and Asia। ठीक है, isthmus of जो isthmus of Suez है वो नॉर्थ ईस्ट में किसको ज्वाइन करी? अफ्रीका को एशिया से। बट द स्वेज कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड थ्रू इट, पर इससे क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने? स्वेज कैनाल। वो किस किस को लिंक करती है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिल गया, तो अब आप कमेंट सेक्शन में ना लिखें। चलो, स्वेज कैनाल ज्वाइन मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। स्वेज कैनाल किस किस दो सी को जोड़ती है बच्चा? मेडिटेरेनियन सी को जोड़ देती है रेड सी से। ठीक हुई बात? चलो, दूसरा इसमें क्या लिखा है? जो इस्थमस ऑफ स्वेज है नॉर्थ ईस्ट में वो ज्वाइन करता है अफ्रीका को एशिया से। अब जो स्वेज कैनाल बन गई है उसके ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, जो इस्थमस ऑफ स्वेज था ये अफ्रीका और एशिया को ज्वाइन करता था, पर जब स्वेज कैनाल बन गई ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को तो लिंक करती है, पर एशिया और अफ्रीका के बीच के कॉन्टैक्ट को इसने तोड़ दिया है। ये दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर देती है। हाँ, इट हैज़ शॉर्टन द रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय मोर देन 10,000 किलोमीटर। पर स्वेज कैनाल जो रेड सी मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है ऐसा रूट बन गई है जिसने यूरोप और इंडिया के बीच के डिस्टेंस को लगभग 10,000 किलोमीटर से कम कर दिया है। देखो मैं बताऊँ कैसे। पहले अगर आपको इंडिया से जाना है यूरोप तो आप इस तरीके से जाते थे, पर अब आप यहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो लगभग 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने वाली कैनाल का नाम है क्या है? स्वेज कैनाल, जिसने रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ दिया। नाउ पॉलिटिकल डिविजन्स। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, नो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया नहीं, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पॉलिटिकल डिविजन्स को हम पढ़ेंगे। अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट है, वो एक टाइम में किसके कंट्रोल में रहा है? यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में रहा है। इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हुआ बच्चा? 2000 में। तो जो लेटर हाफ था 20th सेंचुरी का, ये कॉलोनीज़ को फ्रीडम मिल गई। आज सारे के सारे इंडिपेंडेंट नेशंस हैं। आज अफ्रीका में कोई पूछेगा कितनी कंट्रीज़ हैं तो आप क्या बोलेंगे? 54। नाउ अफ्रीका हैज़ 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इन अफ्रीका। अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ है बच्चा? तो 54। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50। Student, I'm not going to read all the country names and their capital. I hope you all are able to read the names and capital. Student, make sure that you are going to learn all the country name and capital of Africa here in this chapter only, because it is going to help you in your कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओलंपियाड्स वगैरह में आपको हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए आपको कंट्री के नेम और कैपिटल आपको यहीं पर लर्न कर लेनी है। हम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और कोई चेंजेस वीडियो फॉर्मेट में चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।